प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ओबीसी के नाम पर राजनीति सभी पार्टियां करना चाहती हैं। ओबीसी का वोट सभी को चाहिए, लेकिन ओबीसी को देने की जब बात थी तो देने के बारे में कोई नहीं करता। यदि आपको 27% रिजर्वेशन देना है तो आप दो, और नहीं देना है तो आप मना करो। तारीख पे तारीख करने से क्या, जो ओबीसी की बात करेगा वही प्रदेश पे और देश पे राज करेगा। मध्य प्रदेश में एसटी का कोई जज नहीं है, एससी का जज है, अल्पसंख्यक कोई जज नहीं है। ये बनाएंगे कहाँ से बेंच? इस देश में आईएएस आईपीएस एग्जाम से बनते हैं, इस देश में विधायक सांसद वोट से बनते हैं, लेकिन एक जुडिशली एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे जज का बेटा जज बनता है। यदि किसी भी चीफ जस्टिस के घर में ये बच्चा पैदा होता है ना, तो पाल साहब नर्स बधाई देती है कि बधाई हो, आपके घर में जस्टिस पैदा हो गया। इस देश में 200 परिवार के ही जज क्यों हैं? जैसा कि आपने कहा है कि जो जनगणना की बात करेगा तो ओबीसी उसी को वोट करेगा, तो कमलनाथ जी ने तो ऐलान कर दिया है कि हम जनगणना कराएंगे। कमलनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में आपकी सरकार है, वहीं करवा दो पहले, तब उसके बाद तो मध्य प्रदेश में करवाओगे। इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, वो भी तो फॉरवर्ड क्लास से थे ना, उन्होंने ओबीसी के लिए दिया। हम ओबीसी उनको जननायक मानते हैं। उसके बाद कमलनाथ जी ने हमको दिया तो हम इनको भी मानेंगे, लेकिन सच में हम तब बेहतर ज़्यादा अच्छे से मान पाएंगे कि जो आपने दिया आप उसको बचा भी पाते। अलग बात हो गई, लेकिन इससे पहले 20 साल से सरकार बीजेपी की थी, तीन मुख्यमंत्री बैठे थे, तो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए। वही बात आप कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, वो गूंगे बहरे टाइप के कि अच्छा बोलो मत, अच्छा सुनो मत, ठीक है नहीं, और अच्छा देखो मत। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमारे किस मतलब के? बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दे दिए, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। इस समय मैं ग्वालियर में हूं, जहां पर आज हम बात करेंगे ओबीसी के मुद्दे को लेकर। तो आवाज़ बन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सबसे पहले ही उनसे परिचय जानना चाहेंगे उनके शब्दों में। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को कि आप हमेशा उन लोगों की आवाज़ बुलंद करते हो जो बड़े बड़े चैनल तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया घरानों तक नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा नाम लोकेंद्र गुर्जर है, मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूं, और हम विगत 10 साल से ओबीसी की लड़ाई इस मध्य प्रदेश, इस देश में लड़ रहे हैं। मैं तो इस चैनल के माध्यम से हमेशा यही कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है, और जो टीवी चैनल बड़े बड़े घराने वो आपकी लोकल न्यूज़ को, आपके लोकल लोगों को कभी नहीं दिखाएंगे। जो यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे छोटे चैनल हैं, जो सोशल मीडिया है, वही सच्ची मीडिया है, वही आपकी आवाज़ को बुलंद करती है। बाकी ये चैनल तो सिर्फ हमेशा जो सत्ता होती है, जिसकी सत्ता में होते हैं, उसकी गोद में बैठने का काम करते हैं। जी, तो जिस तरीके से बताया जा रहा है और इस समय हंगामा जो आपका चल रहा है, सभी जो सोशल मीडिया पर आपका जो चल रहा है ओबीसी को लेकर हम बात करें, तो 27% आरक्षण की जब मध्य प्रदेश में बात चल रही है, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और आपकी क्या संघर्ष चल रहा है इसमें? देखिए, इस देश में, इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है कि ओबीसी के नाम पर राजनीति सभी पार्टियां करना चाहती हैं। ओबीसी का वोट सभी को चाहिए, लेकिन ओबीसी को देने की जब बात थी तो देने के बारे पे कोई नहीं करता, कोई नहीं देना चाहता। आज ये बताओ कि 2018 में, हम 2014 से मध्य प्रदेश में 27% की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब 2018 में ये मांग चुनाव से पहले पार्टियों की नज़र में आई और 19 में ये मांग लागू हुई, उसके बाद से ये 23 आ गया। अभी भी हमको मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट, तारीख, कचहरी, यही चल रहा है। आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 80 पिटीशंस पेंडिंग है ओबीसी रिजर्वेशन के पक्ष में और खिलाफ में, लेकिन तारीख पे तारीख, 2 महीने बाद तारीख, 3 महीने बाद तारीख, 15 दिन बाद तारीख। अरे उसके चक्कर में 27 क्या 14 भी नहीं मिल पा रहा। और सबसे हकीकत तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रदेश में भर्ती नहीं निकल पा रही हैं। भर्तियाँ निकलती हैं, उसके खिलाफ में पिटीशन लग जाती है, फिर कुछ लोग समर्थन में पहुँच जाते हैं। ये चल रहा है। लोग ओवरेज होते जा रहे हैं। 5 साल जिनकी, जो बताओ, जो 35 साल का जो पीएससी दे सकता होगा वो 40 साल का हो गया। अब बताओ पीएससी कैसे देगा? उसका क्या अन्याय है? वो चाहे ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे फॉरवर्ड क्लास का हो, किसी का भी हो, उनका किसी का अन्याय है क्या? यदि आपको 27% रिजर्वेशन देना है तो आप दो, और नहीं देना है तो आप मना करो।
तारीख पे तारीख करने से क्या मिलना है? ये सिर्फ सरकारें हाई कोर्ट माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सिर्फ ये चीज़ों को बहलाने और टलाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसी की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और हम इसकी लड़ाई को रोड से लेकर सदन तक जहाँ तक जरूरत पड़ेगी हम लड़ेंगे। हम बाकी 34 सीटों पर यात्रा करेंगे और OBC को जगाने का काम करेंगे। तो लोकेंद्र सिंह गुर्जर जी, आप जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों की आप बात कर रहे हैं, 27% आरक्षण लागू नहीं हो पाता है, या तो फिर आपका क्या फैसला होगा? नहीं, हम ये करेंगे जो OBC की बात करेगा वही प्रदेश पे और देश पे राज करेगा। मामला तो हाई कोर्ट में है ना? मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हम वही तो मांग कर रहे हैं ना। अभी अभी आपको एक प्रकरण और मैं दूसरा बता रहा हूँ। जब हाई कोर्ट में जब ये 5 साल से पेंडिंग चल रहा है तो हमने एक स्पेशल बेंच की मांग करी। हमने कहा हाई कोर्ट से कि आप एक ऐसा करिए कि आप एक स्पेशल बेंच बनाओ, वो पर डे हियरिंग करें, पर डे हियरिंग करे और महीने भर के अंदर सुनवाई कर दे। रिजर्वेशन देना है आपको 27% तो आप दे दो, नहीं देना है तो मना कर दो, तो कम से कम भर्तियां तो शुरू होंगी। और उसके अलावा हमें 27% लेना ही होगा तो हम सरकार की छाती पे चढ़ के हमको कैसे लेना है वो हम ले लेंगे, इसकी हियरिंग करो। तो हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, बोला कि नहीं ये संभव नहीं है, हम पर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि हम हियरिंग नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें करके। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने देखा कि स्पेशल बेंच में भी न्यूट्रल बेंच, तो हमने स्पेशल बेंच के साथ भी हमने एक न्यूट्रल बेंच की मांग करी। न्यूट्रल बेंच में हमने कहा कि उसमें कोई भी बैकवर्ड क्लास का OBC का जज नहीं होना चाहिए हियरिंग करने में। उसका कारण है कि भाई जैसे सपोज करो OBC का कोई जज यदि फैसला दे देगा OBC को कि OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो लोग विरोध करेंगे, कहेंगे कि OBC का जज था इसलिए दे दिया। लेकिन उसमें फॉरवर्ड क्लास का भी कोई जज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा OBC रिजर्वेशन का विरोध कर रहे हैं, तो वो भी हमारा विरोध करके कर रहा है। कौन कर रहा है? सवर्ण वर्ग के लोग कर रहे हैं। नहीं, 27% में ज़्यादा सा पिटीशन तो उन्हीं के नाम से लगी हुई है। तो हमने बोला हमें किसी भी जाति का मत रखो, दो में से जो दो का विवाद चल रहा है, फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, आप इनके अलावा किसी भी जज की जुडिशली बेंच बना दो और उसकी फटाफट महीने भर में फिनिश कर दो। लेकिन पूरे देश में बवाल मच गया, सुप्रीम कोर्ट टेंशन में आ गया कि ये नई चीज़ कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे जज ही नहीं है। मध्य प्रदेश में ST का कोई जज नहीं है, SC का जज है, अल्पसंख्यक कोई जज नहीं है, ये बनाएंगे कहाँ से बेंच? इस देश में IAS IPS एग्जाम से बनते हैं, इस देश में विधायक सांसद वोट से बनते हैं, लेकिन एक जुडिशली एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे जज का बेटा जज बनता है। यदि किसी भी चीफ जस्टिस के घर में यदि बच्चा पैदा होता है ना, तो पाल साहब नर्स बधाई देती है कि बधाई हो आपके घर में जस्टिस पैदा हुए। इस देश में 200 परिवार के ही जज क्यों हैं? आपको मालूम है इसमें कैसे जज बनते हैं? 5 लोगों का कॉलेजियम सिस्टम बैठता है, 5 लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो बैठते हैं और वो जजों की नियुक्ति करते हैं। वो किसका नियुक्ति करते हैं? कि जो पहले जज रहा होगा उसके बच्चे की। जब वो बेंच में आ जाएगा तो वो किसकी नियुक्ति करेगा? जिसने उसकी नियुक्ति करी है उसके। सिर्फ 200 परिवार के अलावा किसी भी परिवार का जज नहीं है इस देश में। ऐसा क्यों? संविधान के अनुरूप आप क्यों नहीं करते हो? आप जुडिशली कमीशन क्यों नहीं बनाते हो जिसमें आप एग्ज़ाम दो और जिसमें आप तैयारी लोग करें, एग्ज़ाम दें, इंटरव्यू दें, उसके बाद हो? मैं ऐसे भी जजों को जानता हूँ साहब कि जो सिर्फ जी सर जी यस यस करते हैं और बाद में अपने असिस्टेंट को केबिन में बैठ के उनसे टाइप करके बनाते हैं, यार इसमें क्या लिखना है बता दो। जो 10 साल उन्होंने वकालत तो कर ली, लेकिन वकालत का ही उनको भी नहीं मालूम है, और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बन गए, क्योंकि भाई उनका रसूख था, उनके पापा जज थे, उनके चाचा जज थे, उनके बाबा जज थे, उनके नाना जज थे। तो संविधान में इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई कि? बिल्कुल, उसमें लिखा हुआ है ना कि भाई डाइवर्सिटी के हिसाब से आप बनाओ, आप एग्जाम करा के बनाओ। लेकिन भाई उस समय एग्जाम कराना ये सब चीज़ें संभव नहीं था, तो उस समय उन्होंने जब पहली बार जब जुडिशली उस समय बनी थी तो वो जज बन गए थे। उसके बाद से कॉलेजियम सिस्टम जैसा चला कि वो आज तक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। तो इसके खिलाफ नहीं गया कोई आज तक? क्या नहीं, जाते कौन है? कोई सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती है। सरकार जाती भी है तो लोग उनको कर। आप देखो ना, अभी किरण रिजिजू जो अभी कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं जुडिशरी का वो कराऊंगा। सब सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हो गए, नहीं हम सरकार के जितने भी फैसले उनमें खिलाफ डिसीजन देंगे। सरकार को बैकफुट पे आना, केंद्रीय मंत्री को हटाना पड़ा। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री बने। तो आप देख सकते हो मतलब सरकार भी वो जो कॉलेजियम सिस्टम ये दम रखता है कि उनको भी झुका लेता है, लेकिन वो चलने वाला नहीं है इस देश में।
हर चीज़ पर एक व्यक्ति का हक कभी नहीं चलता है। इस देश में पहले राजा महाराजाओं का राज चलता था, लेकिन जब से लोकतंत्र आया वो ख़त्म हुआ। इस देश में ज़मीन पर उन पर सबका राज चलता था, लेकिन समय आया सबके पास हुई, तो अब समय आ रहा है कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ भी। इस देश में एक नई तरीके से जुडिशरी कमीशन बनेगा और इस देश में नए तरीके से जो और तरीके से जो डाइवर्सिटी के हिसाब से जो बनते हैं वो भी बनेंगे। वो समय आने वाला है, चिंता मत करिए। इस बार मध्य प्रदेश और देश में जो जातिगत जनगणना की बात करेगा, जो कॉलेजियम सिस्टम हटाने की बात करेगा, ओबीसी उसी को वोट करेगा। जैसा कि आपने कहा है कि जो जनगणना की बात करेगा तो ओबीसी उसी को वोट करेगा, तो कमलनाथ जी ने तो ऐलान कर दिया है कि हम जनगणना कराएंगे। कमलनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में आपकी सरकार है, वहीं करवा दो पहले, तब उसके बाद तो मध्य प्रदेश में करवाओगे। मध्य प्रदेश में तो तब करवाओगे, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। आप हमें करके तो दिखा दो कि आप वहाँ करा सकते हो। वहाँ आप करा दोगे तो हम मान लेंगे कि आप मध्य प्रदेश में भी करा सकते हो। आप तो 27% रिजर्वेशन भी मध्य प्रदेश में दिलाने वाले थे। आपके एडवोकेट जनरल तो कोर्ट में खड़े नहीं होते थे, तभी तो स्टे हो गया। पहला स्टे हुआ इसलिए कि कमलनाथ जी के वकील खड़े नहीं हुए थे। तो ये लाया कौन था 27% आरक्षण? हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो एक वोट पाने के लिए लाना, वो एक दिल से उसको बचाने में बहुत फर्क होता है। तो आपको लगता लोकसभा है वोट चाहिए थे, आपने ला दिया, लेकिन उसके बाद आपने उसको बचाया कितना, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं लगता है ये नहीं कह रहा उन्होंने नहीं दिया। हम ताउम्र इस देश में एक चीज़ याद रखिए, मैं ओबीसी की राजनीति जरूर करता हूँ, लेकिन मैं बहुत दिल से बात करूँ। इस देश में ओबीसी के नेताओं से ज़्यादा बीपी सिंह राजपूत समाज के थे ना, उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया। इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, वो भी तो फॉरवर्ड क्लास से थे ना, उन्होंने ओबीसी के लिए दिया। हम ओबीसी उनको जननायक मानते हैं। उसके बाद कमलनाथ जी ने हमको दिया तो हम इनको भी मानेंगे, लेकिन सच में हम तब बेहतर ज़्यादा अच्छे से मान पाएंगे कि जो आपने दिया आप उसको बचा भी पाते। तो कहीं ना कहीं उनको उसको बचाने में कमलनाथ जी खरे नहीं उतर पा रहे हैं, आपको लग रहा है? अब ये बुझाने वो खरे नहीं उतर पाए, या उनके लोगों ने उनको गुमराह किया, लोगों की बातों में आके वो गुमराह हुए। ये तो कमलनाथ जी आए 27% आरक्षण लाए, वो अलग बात हो गई, लेकिन इससे पहले 20 साल से सरकार बीजेपी की थी। 3 मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह जी, बाबूलाल गौर जी, इनने नहीं सोचा कि ओबीसी का भला कर पाए, कुछ आरक्षण लागू कर पाए। सब आप ऐसे ही एक बार बड़े चैनल पे कहीं इंटरव्यू बैठे थे तो बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हमने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए। वही बात आप कर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, वो गूंगे बहरे टाइप के, कि अच्छा बोलो मत, अच्छा सुनो मत, ठीक है नहीं, और अच्छा देखो मत। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमारे किस मतलब के? बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दे लिए, लेकिन 3 मुख्यमंत्रियों ने ओबीसी को क्या दिया, ये महत्वपूर्ण है। आप बताओ ना, 3 मुख्यमंत्री ने ओबीसी को क्या दिया? क्या उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया? क्या इस मध्य प्रदेश में बैकलॉग खाली ओबीसी का पड़ा है, वो उन्होंने लागू किया? क्या ये शिवराज सिंह चौहान भाई ओबीसी हैं? जब बीपी सिंह जी ने इस देश में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था ना, तो भोपाल स्टेशन पर जब वो आए थे, जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, बीपी सिंह पर पत्थर फेंकने वाले शिवराज सिंह चौहान, ये भाई ओबीसी है, ये ओबीसी का कितना भला करेंगे मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। लोकेन सिंह गुर्जर आपकी जन अदालत जिसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हैं, ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के सदस्य हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम सवाल दागे हैं उन्होंने, और अब देखना ये है कि ये 27% आरक्षण का इंतजार जो पूरा मध्य प्रदेश कर रहा है, उसको लेकर क्या जनता इस फैसला करेगी 2023 में जो है। और उनका कहना है कि जो ओबीसी के अधिकारों की बात करेगा वही मध्य प्रदेश पर राज करेगा। अब देखते हैं होता क्या है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।